रॉबर्ट क्लाइव का इतिहास। रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में नियुक्त होने वाला प्रथम गवर्नर था। कंपनी ने उसे सन 1757 में बंगाल का गवर्नर नियुक्त करके भारत भेजा था। रॉबर्ट क्लाइव को भारत में अंग्रेजी शासन का संस्थापक माना जाता है। पहली बार वह सन 1757 से 1760 और फिर दूसरी बार सन 1765 से 1767 तक बंगाल का गवर्नर रहा। हिंदुस्तान से क्लाइव 1767 में इंग्लैंड वापस चला गया, जहां 1774 ईस्वी में उसने आत्महत्या कर ली। रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश सेना में एक सैनिक के पद पर तैनात हुआ था, किंतु अपनी सूझबूझ, समझदारी और बुद्धि से उसने एक बहुत ऊंचा पद प्राप्त कर लिया था। क्लाइव का जन्म 29 सितंबर 1725 ईस्वी को स्टाइच में हुआ था। बाल्यकाल से ही वह निराली प्रकृति का था। वो एक स्कूल से दूसरे स्कूल में भर्ती कराया जाता, किंतु वह खेल में इतना विलीन रहता कि पुस्तक अलमारी में ही धरी रह जाती। 18 वर्ष की आयु में रॉबर्ट क्लाइव मद्रास के बंदरगाह पर क्लर्क बनकर आया। यहीं से उसका ईस्ट इंडिया कंपनी का जीवन आरंभ हुआ। सन 1746 में जब मद्रास अंग्रेजों के हाथ से निकल गया, तब रॉबर्ट क्लाइव को 20 मील दक्षिण स्थित सेंट डेविड किले की ओर भागना पड़ा। उसे वहां सैनिक की नौकरी मिल गई। ये समय ऐसा था जब भारत की स्थिति ऐसी हो रही थी कि फ्रांसीसी और अंग्रेजों में, जिसमें भी प्रशासनिक और सैनिक क्षमता दोनों होगी, वो भारत का विजेता बन जाएगा। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात के 40 वर्षों में मुगल साम्राज्य धीरे धीरे उसके सूबेदारों के हाथ आ गया था। इन सूबेदारों में 3 प्रमुख थे। एक तो दक्षिण का सूबेदार जो हैदराबाद में शासन करता था, दूसरा बंगाल का सूबेदार जिसकी राजधानी मुर्शिदाबाद थी, और तीसरा अवध का नवाब वजीर बाजी डुप्ले और रॉबर्ट क्लाइव के बीच थी। डुप्ले मेधावी प्रशासक था, किंतु उसमें सैनिक योग्यता न थी। रॉबर्ट क्लाइव सैनिक और राजनीतिज्ञ दोनों था। उसने फ्रांसीसियों के मुकाबले इन तीनों ही सूबों में अंग्रेजों का प्रभाव जमा दिया, किंतु उसकी महत्ता इस बात में थी कि उसने अपनी योग्यता और दूरदर्शिता से इन तीनों ही सूबों में से सबसे धनी सूबे पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की। रॉबर्ट क्लाइव कंपनी के एक क्लर्क के रूप में भारत आया था। उसे मुख्य रूप से गवर्नर को पत्र आदि लिखने के कार्य के लिए रखा गया था। वो सदैव अपने साथ तलवार, बंदूक और एक घोड़ा रखता था। क्लाइव को आवश्यकता के अनुसार सैनिकों को कहीं पर भी भेजने और युद्ध लड़ने के अधिकार भी प्राप्त थे। पहली बार वह 1757 से 1760 ईस्वी और फिर दूसरी बार 1765 से 1767 ईस्वी तक वह बंगाल का गवर्नर रहा था। भारत में अपने कार्यकाल के दौरान रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में अंग्रेजों की स्थिति में सुधार किया और ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूती प्रदान की। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इन तीनों को ही क्लाइव की सूझबूझ, चालाकी और कूटनीति ने परास्त कर दिया था। 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध और 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध जीतकर क्लाइव ने बंगाल में ब्रिटिश हुकूमत के विरोध को पूर्णतया समाप्त कर दिया था। 1757 से 1760 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर रहने के बाद क्लाइव 1760 ईस्वी में इंग्लैंड लौट गया। उसके पश्चात बंगाल का स्थानापन्न गवर्नर होलवेल बना। तत्पश्चात वेंसिटाट बंगाल का गवर्नर बना। बक्सर की विजय के उपरांत क्लाइव को पुनः भारत में अंग्रेजी प्रदेशों का मुख्य सेनापति तथा गवर्नर बनाकर भेजा गया था। 10 अप्रैल 1765 को क्लाइव ने दूसरी बार मद्रास की धरती पर पैर रखा था और 3 मई 1765 को कलकत्ता में कार्यभार ग्रहण किया। बक्सर की विजय के उपरांत क्लाइव को पुनः भारत में अंग्रेजी प्रदेशों का मुख्य सेनापति तथा गवर्नर बनाकर भेजा गया। 10 अप्रैल 1765 को क्लाइव ने दूसरी बार मद्रास की धरती पर पैर रखा और 3 मई 1765 को कलकत्ता में कार्यभार ग्रहण किया। क्लाइव ने 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट शाह आलम से इलाहाबाद में एक संधि की, जिसकी शर्तों के अनुसार कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। सम्राट शाह आलम के लिए इलाहाबाद तथा कड़ा के जिले एवं कंपनी द्वारा प्रति वर्ष 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने की व्यवस्था की गई।
कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और मनिकपुर छीनकर मुगल बादशाह को दे दिया। इसे इलाहाबाद की पहली संधि के नाम से जाना जाता है। क्लाइव ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ 16 अगस्त 1765 को एक दूसरी संधि की, जिसे इलाहाबाद की दूसरी संधि के रूप में जाना जाता है। संधि की शर्तों के अनुसार नवाब ने इलाहाबाद व कड़ा के जिले शाहालन को देने का वायदा किया और युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए उसने कंपनी को 50 लाख रुपए भी देने का वायदा किया। इन दोनों संधियों के संपन्न हो जाने पर कंपनी की स्थिति अत्यंत ही मजबूत हो गई। क्लाइव ने बंगाल में दोहरी सरकार कायम की, जिसमें दीवानी अर्थात भू राजस्व वसूलने की शक्ति कंपनी के पास थी, पर प्रशासन का भार नवाब के कंधों पर था। क्लाइव की इस प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता उत्तरदायित्व रहित अधिकार और अधिकार रहित उत्तरदायित्व थी। इस तरह दीवानी और निजामत, जिसमें दीवानी के अंतर्गत राजस्व वसूल करने का अधिकार तथा निजामत के अंतर्गत सैनिक संरक्षण तथा विदेशी मामलों के अधिकार शामिल थे, पूर्ण रूप से कंपनी के हाथों में आ गए। द्वैध शासन की व्यवस्था के आधार पर कंपनी द्वारा वसूले गए राजस्व में से 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष सम्राट को तथा 53 लाख रुपए बंगाल के नवाब को शासन के कार्यों के संचालन के लिए दिया जाना था। शेष बचे हुए भाग को वह अपने पास रखने के लिए स्वतंत्र थी। इस प्रकार कंपनी ने राजस्व वसूलने का अधिकार तथा नवाब ने शासन चलाने की जिम्मेदारी ग्रहण की। क्लाइव ने मोहम्मद रजा खां को बंगाल का तथा राजा शिताब राय को बिहार का दीवान बनाया। शीघ्र ही द्वैध शासन प्रणाली का दुष्परिणाम देखने को मिला। देश में कानून व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई और न्याय मात्र बीते समय की बात होकर रह गया। इस संदर्भ में लॉर्ड कार्नवालिस ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा कि मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूँ कि 1765 से 1784 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार से अधिक भ्रष्ट, झूठी तथा बुरी सरकार संसार के किसी भी सभ्य देश में नहीं थी। द्वैध शासन से कृषि व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा, राजस्व वसूली सर्वोच्च बोली बोलने वालों को दी जाने लगी और ऊपर से 1770 ईस्वी में बंगाल के अकाल ने तो कृषकों की जैसे कमर ही तोड़ दी। क्लाइव ने 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट शाहालन द्वितीय से इलाहाबाद में एक संधि की, जिसकी शर्तों के अनुसार कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। सम्राट शाहालन के लिए इलाहाबाद तथा कड़ा के जिले एवं कंपनी द्वारा प्रति वर्ष 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने की व्यवस्था की गई। कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और मनिकपुर छीनकर मुगल बादशाह को दे दिया। इसे इलाहाबाद की पहली संधि के नाम से जाना जाता है। क्लाइव ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ 16 अगस्त 1765 को एक संधि की, जिसे इलाहाबाद की दूसरी संधि के रूप में जाना जाता है। संधि की शर्तों के अनुसार नवाब ने इलाहाबाद व कड़ा के जिले शाहालन द्वितीय को देने का वायदा किया और युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए उसने कंपनी को 50 लाख रुपए भी देने का वायदा किया। इन दोनों संधियों के संपन्न हो जाने पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति अत्यंत ही मजबूत हो गई। द्वैध शासन का व्यापार तथा व्यवसाय पर भी गलत असर पड़ा। भारतीय व्यापारियों के शोषण की गति तीव्र हो गई। बंगाल के वस्त्र तथा रेशम उद्योग इसमें काफी प्रभावित हुए। द्वैध व्यवस्था मात्र ब्रिटिश हित को सर्वोपरि रखती थी। क्लाइव द्वारा निजी व्यापार तथा उपहार लेने पर रोक लगाने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला तथा इसने आंतरिक कर संग्रह को अनिवार्य बना दिया। क्लाइव ने कंपनी के सैनिकों के दोहरे भत्ते, जो शांति काल में मिलते थे, पर रोक लगा दी। ये सुविधा केवल बंगाल के सैनिकों को दी जाने लगी, जो बंगाल एवं बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। मुंगेर तथा इलाहाबाद में कार्यरत श्वेत सैनिक अधिकारियों ने इस व्यवस्था का विरोध किया, जिसे कालांतर में श्वेत विद्रोह के नाम से जाना गया। क्लाइव इस विद्रोह को सफलता से दबाने में सफल हुआ। द्वैध प्रणाली के अंतर्गत कृषि को काफी नुकसान हुआ। भूमि कर कृषकों पर बहुत अधिक होता था। भूमि कर संग्रह करने का भार प्रतिवर्ष अधिकाधिक बोली लगाने वाले को सौंप दिया जाता था, जिसकी भूमि में स्थायी रूप से कोई रुचि नहीं थी। सबसे दुखद घटना थी 1770 ईस्वी का बंगाल का भन्य कर अकाल, जिसमें अत्यधिक जान माल की क्षति हुई। अकाल के दिनों में भूमि कर दृढ़ता पूर्वक वसूल किया गया।
कंपनी के कार्यकर्ताओं ने लोगों की आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाकर लाभ कमाया। ब्रिटिश राज्य के संस्थापक के रूप में रॉबर्ट क्लाइव के योगदान को विस्मृत नहीं किया जा सकता। उसने कंपनी के कार्यकर्ताओं के लिए सोसाइटी ऑफ ट्रेड का निर्माण किया, जिसको नमक, सुपारी एवं तंबाकू के व्यापार का एकाधिकार प्राप्त था। ये निकाय उत्पादकों के समस्त माल नकद में लेकर निश्चित केंद्रों पर फुटकर व्यापारियों को बेच देता था। फरवरी 1767 ईस्वी में क्लाइव इंग्लैंड वापस चला गया। क्लाइव का उत्तराधिकारी वेरेल्स्ट हुआ और वेरेल्स्ट का उत्तराधिकारी कार्टिया। इनके कमजोर शासन में क्लाइव की दोहरी सरकार के दुर्गुण पूर्ण रूपेण स्पष्ट हो गए। राज्य अत्याचार, भ्रष्टाचार और कष्ट के बोझ से कराहने लगा। अतः 1772 ईस्वी में नियुक्त अगले गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया।